तो हमने पिछली बार जीव तत्व की चर्चा को प्रारंभ किया था और जीव तत्व में हमने दो प्रकार के जीवों की बात कही थी। उसमें सबसे पहला जो प्रकार बताया जाता है वो संसारी जीव, वर्ल्डली सोल्स, और दूसरा है लिबरेटेड सोल्स। और लिबरेटेड सोल्स के बारे में हमने पहले चर्चा शुरू की डिटेल में, और उसमें हमने देखा था कि दो तरह के मुक्त जीव होते हैं, अनंतर और परंपर। अनंतर का डिवीजन जो है वो लास्ट बर्थ उनका किस रूप में था इस आधार पर डिवीजन किया गया है, और परंपर का कितना टाइम हो गया है लिबरेट हुए उसके आधार पर किया गया है। तो लिबरेट चूंकि अब तक अनंत जीव हो चुके हैं और उनका टाइम अलग अलग रहा है, भगवान ऋषभ पहले मुक्त हुए, इसके बाद के तीर्थंकर अपने अपने समय में मुक्त हुए, ऐसे अनंत आत्माएं मुक्त होती रहती है टाइम टू टाइम। तो उनका टाइम कैलकुलेशन किया जाए तो उसके आधार पर अनंत प्रकार हो जाते हैं। तो इसलिए परंपर मुक्त जीवों के अनंत प्रकार है टाइम के डिफरेंस के आधार पर। आज हम चलेंगे संसारी जीवों के संदर्भ में, और उस संदर्भ में हम देखेंगे कि संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ल्ड में है वो भी कम नहीं है, और बहुत उनके भी बहुत प्रकार के डिविजन्स हैं। तो उसमें संसारी ये ने संसार समापन्न जीव जिसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है, ये ने जो संसार में है, अभी संसार से मुक्त नहीं हुए हैं, जन्म और मरण की परंपरा में जो बंधे हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए ऐसे, या देह शरीरधारी हैं, ऐसे जीवों की संख्या जो है और प्रकार जो है वो कई तरह के हैं। तो उसमें सबसे ब्रॉड डिवीजन जो किया जाता है वो ये है कि संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं वो दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। तो कभी कभी ये कहा जाता है साइंस की भाषा में कि पहले जो था सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व होता है, और बाद में धीरे धीरे विकास होते होते प्राणी जो है मनुष्य बना है। तो ऐसा विवेचन हमारे भंडारी साहब भी बताते हैं, और अन्य साइंटिस्ट का तो कहना है ही है। सो कहने का मतलब है कि जो लोग जीव बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जीव विकास की प्रक्रिया के बारे में साइंस के फील्ड में बात की जाती है, उसमें ये माना जाता है कि पहले सूक्ष्म जीव थे, या पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, धीरे धीरे विकास होते होते हम मनुष्य की अवस्था में पहुंचे हैं। किंतु जैन शास्त्रों का ये कहना है कि ये दोनों कैटेगरीज शाश्वत है, हमेशा से त्रस और स्थावर दोनों तरह के जीव इस सृष्टि में पाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले स्थावर थे, पहले जल, फिर पृथ्वी बनी, फिर पानी बना, वायु बनी वगैरह, इस तरह से कोई क्रम नहीं है। ये अक्रम से सृष्टि चल रही है, इसमें कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है कि इस तरह से पहले सूक्ष्म होगा फिर बादर होगा, पहले एक इंद्रिय होंगे फिर दो इंद्रिय प्राणी होंगे, फिर तीन इंद्रिय होंगे, फिर पांच इंद्रिय होंगे, ऐसा नहीं है। ये त्रस और स्थावर जीव हमेशा से सृष्टि में प्रारंभ से हैं। तो इसलिए ये दो डिवीजन आपको हमेशा मिलेंगे। एक आगम है जिसका नाम है स्थानांग सूत्र। उसमें एक बहुत बड़ा एक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो ये है कि सब्बो भी दुपवारम, एक सिद्धांत है, सब्बो भी दुपवारम। इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं वो हमेशा अपने ऑपोजिट के साथ में है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसका कोई एंटी पार्ट नहीं है या एंटी एलिमेंट नहीं है। हर चीज का एक ऑपोजिट पक्ष भी होता है जो कि सृष्टि में हमेशा से है। सो हर चीज में तो त्रस है तो स्थावर है, या स्थावर है तो त्रस भी है। ऐसा नहीं होगा सृष्टि में कि स्थावर है और त्रस नहीं है, त्रस है और स्थावर नहीं है। विकास होते होते हम मनुष्य सब प्राणी मनुष्य नहीं बन गए। आज भी सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व उसी रूप में है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों का उसी तरह से अस्तित्व बना हुआ है। मनुष्य चाहे कितने भी पैदा हो जाए फिर भी इन जीवों का अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता है। ये अपने रूप में ये इनका भी अस्तित्व बना रहता है। तो ये है जैन के हिसाब से जीवों का कोई क्रमिक विकास नहीं हुआ। ये जीवों की दो कैटेगरीज हमेशा से रही है, सूक्ष्म और बादर, और या त्रस और स्थावर। और ये त्रस और स्थावर जीव हमेशा से सृष्टि में इसी रूप में पाए जाते हैं।
तो त्रस के अंतर्गत जो है दो स्थावर के अंदर 5 प्रकार के जीव लिए जाते हैं, पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव और वनस्पति के जीव। और त्रस के अंतर्गत 4 तरह के जीव लिए जाते हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। सो इनकी संख्या के बारे में भी कहा जाता है कि जो जो एक इंद्रिय, ये आप अभी मैं त्रस की बात कर रही हूँ एक मार्क के लिए, कि त्रस के जीव जो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, वो उनकी जो जन्म लेने की जो स्थान है, जिनको कि बर्थ प्लेसेस या स्ट्रक्चर्स या रिसेप्टिकल्स कहें, तो ये भी संख्या कम नहीं है। 2 इंद्रिय वाले प्राणियों की कहा जाता है कि 2 लाख योनियां हैं, 3 इंद्रिय वाले प्राणियों की 2 लाख है, 4 इंद्रिय वालों की 2 लाख है और 5 इंद्रिय वाले प्राणियों की 26 लाख योनियां हैं। अर्थात इतने स्थान हैं जहां ये जीवों की उत्पत्ति होती रहती है निरंतर। इसी तरह से स्थावर जीवों के संदर्भ में कहा जाता है कि पृथ्वी काय के 7 लाख योनियां हैं, अप काय की 7 लाख है, तेजस काय के जीवों की 7 लाख है, वायु काय के जीवों की 7 लाख है और वनस्पति काय के जीवों की आप देखेंगे तो 24 लाख योनियां हैं। तो ये किस तरह से है, इसको हम थोड़ा सा आगे के क्रम में देख लेंगे। तो यहाँ देखना है कि ये सारी तरह के जीव जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे त्रस हो चाहे स्थावर हो, टोटल 84 लाख योनियां मानी गई है इन सभी जीवों की इंक्लूड करें तो। और उन 84 लाख जीव योनियों में भी 2 तरह से इन सब जीवों को समझना चाहिए, वो ये है कि ये जीव सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। विशेष रूप से जो एक इंद्रिय वाले जीव हैं उनकी ये 2 कैटेगरी है। 5 जो त्रस जीव है उनमें तो बादर ही होते हैं, यानी वो मैक्रो लेवल के ही होते हैं, वो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, बड़े रूप में होते हैं। किंतु ये जो स्थावर जीव है इनकी 2 कैटेगरी होती है, सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म के बारे में कहा जाता है कि ये सूक्ष्म 5 प्रकार के जीव पूरी सृष्टि में सब जगह है, कोई भी आपको एक भी स्पेस पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ इन जीवों की उपस्थिति नहीं है, किंतु आपको दिखाई नहीं देते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हो, कमरा भी पूरा इन जीवों से भरा हुआ है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आकाश पूरा बाहर का आकाश हो, हर जगह सृष्टि का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ इन जीवों की उपस्थिति सूक्ष्म रूप में नहीं मिलती है। सो ये सूक्ष्म जीव तो पूरे यूनिवर्स में हैं, किंतु जो बादर हैं जिनको हम पृथ्वी के रूप में देखते हैं, पृथ्वी के जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी धातुएं हैं, जितना भी मिट्टी और रेत और वगैरह इस रूप में जो भी हमें दिखाई देती है पृथ्वी तत्व, वो सारा पृथ्वी तत्व जो बादर के रूप में हमें दिखाई देता है, कभी कभी वो भी बहुत सूक्ष्म उसका रूप हो सकता है जो आपको दिखाई भले ना दे, परंतु मोटे रूप में आप जैसे जानते हैं पृथ्वी तत्व के रूप में उसे बादर पृथ्वी काय कहते हैं। पानी जिन रूपों में आपको दिखाई दे रहा है वो सारे रूप जो है बादर जलकाय के जीव कहलाते हैं। फायर जो है जितने भी प्रकार की आप अग्नि देख रहे हैं वो सब जो है तेजस्काई जीव कहलाते हैं। तो ये बादर जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव हैं, इन जीवों की भी संख्या बहुत है, इनकी भी कोई कमी नहीं है। हम उस बादर जीवों के बारे में, प्रकारों के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। सो जस्ट मेरा ये कहना है कि पृथ्वी काय में इन 5 स्थावर में सूक्ष्म और बादर ये 2 मेन कैटेगरीज भी होती है, जबकि त्रस में केवल एक बादर कैटेगरी होती है, सूक्ष्म नाम से उसमें नहीं होता है। बट हाँ, उसमें 2 कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि एक आपको दिखाई भले ना दे, जैसे आप बैक्टीरियाज या जर्म्स के नाम से जानते हो, तो वो है अपर्याप्त जीव कहलाते हैं और पर्याप्त जीव होते हैं। तो ये सारी जो जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वो त्रस हो, चाहे स्थावर हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बादर हो, उनकी फर्दर जो 2 कैटेगरी बनती है वो है कि अपर्याप्त और पर्याप्त। तो मैंने आपसे बातचीत में बताया भी था कि अपर्याप्त का मतलब यही है कि जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां मानी जाती हैं, यानी बॉडी सिस्टम्स माने जाते हैं या फिजिकल पावर्स, जिसे बायो पोटेंशियल्स कहते हैं इंग्लिश में। सो बायो पोटेंशियल्स हर जीव को जरूरी होते हैं सरवाइव करने के लिए पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म में। तो उसके लिए उसको बॉडी सिस्टम सबसे पहले उसकी नेसेसिटी होती है। तो वो जैसे ही अपनी माता के गर्भ में आता है, सबसे पहले अपनी बॉडी सिस्टम्स को डेवलप करता है जितने नेसेसरी है उस लाइफ में उसको। तो वो 4 से 6 संख्या होती है। एक इंद्रिय वाले प्राणियों को 4 सिस्टम, बॉडी सिस्टम चाहिए और बाकी 4 इंद्रिय तक के जीवों को 5 चाहिए और 5 इंद्रिय वाले जीवों को 6 पर्याप्त चाहिए। तो ये सारे
जीवों का आपको मैंने पर्याप्त और अपर्याप्त का कैटेगरी बताया। तो मैंने एक बात ये भी है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में जैसे आपसे कहा कि सूक्ष्म जीव संपूर्ण सृष्टि में हैं। कहीं भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ इन जीवों की उपस्थिति नहीं है, परंतु ये आपको दिखाई भी नहीं देते हैं और आपके किसी व्यवहार से ये हर्ट भी नहीं होते हैं, वायोलेट भी नहीं होते हैं। इनका लाइफ नेचर के रूल्स के हिसाब से चलता है। कहा जाता है कि हम एक श्वास लेते हैं, उस एक श्वास में ये सूक्ष्म जीव 17.5 बार जन्म और मरण कर लेते हैं। तो आपकी तो पहुंच इनके पास है ही नहीं। वो अब उनकी नेचर से ही उतने, वो उनका लाइफ स्पान इतना छोटा है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। वो एक श्वास आप लेते हो, इतने में 17.5 बार उनका जन्म और मृत्यु हो जाती है। इतना वो नेचर के द्वारा गवर्न होते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों के बारे में हम बात करें, वो सारी सृष्टि में पाए जाते हैं, किंतु जो स्थूल जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय वाले हो, चाहे 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के प्राणी हो, वो सारे जो है विश्व के किसी एक हिस्से में, पर्टिकुलर हिस्से में पाए जाते हैं, सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश किया कि वो हिस्सा क्या है। सो ये है त्रसनाड़ी कहलाती है। आप देख रहे हैं बीच में ये त्रसनाड़ी है, इसको त्रसनाड़ी कहा जाता है। ये लोक का स्वरूप है, सारा संपूर्ण विश्व है। जैन दर्शन की दृष्टि से ये विश्व का स्वरूप है, स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें नीचे ये 7 प्रकार की नरक मानी जाती है, ऊपर जो है 26 प्रकार के स्वर्ग माने जाते हैं। दिगंबर ट्रेडिशन के हिसाब से 36 या 39 ऐसा कुछ नंबर है। और फिर ये मोक्ष का स्थान है, ये यहाँ पर ये मोक्ष है। परंतु ये आप देख रहे हैं कि बीच में ये जो लाइन कर रखी है ये पूरी, ये शो कर रही है कि ये एक प्रकार की त्रसनाड़ी है। इसको त्रसनाड़ी की संज्ञा दी जाती है। ये इतना स्पेस है यूनिवर्स में जहाँ की स्थूल जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव तो संपूर्ण सृष्टि में है, इस त्रसनाड़ी के बाहर में भी है, किंतु स्थूल जो जीव है वो त्रसनाड़ी के अंदर ही पाए जाएंगे। सो आप ये देख रहे हैं कि ये नरक के जितने भी जीव पाए जाते हैं नीचे में, वो इस इतने हिस्से में ही है। स्वर्ग के जितने जीव हैं वो इतने हिस्से में ही हैं। मुक्त के जीव जो हैं वो भी इतने ही हिस्से में, वो कोई सब सर्वत्र आपको नहीं देखने को मिल सकते। और मनुष्य और जो पशु जितने हैं ये इतने मध्यलोक के इतने से हिस्से के अंदर है। ये त्रसनाड़ी कहा जाता है कि ये एक रज्जु चौड़ी है और 14 रज्जु लंबी है। तो इतनी मतलब पूरा जितना यूनिवर्स की हाइट है 14 रज्जु की, उतनी ही त्रसनाड़ी की हाइट भी है। किंतु चौड़ाई जो है वो इसकी 1 रज्जु है, जबकि विश्व की चौड़ाई 7 रज्जु। और यूं घनफल की दृष्टि से देखें तो 47 करीबन जो है वो रज्जु आता है स्क्वायर की दृष्टि से। जो ये कहने का मतलब इतना सा ही है कि जितने भी स्थूल जीव हैं, त्रस स्पेशल त्रस जीव तो इसी में पाए जाते हैं, इसलिए इस नाड़ी को त्रस नाड़ी कहा जाता है। जितने भी त्रस जीव है 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, वो सारे इसी इसी यूनिवर्स के इसी पार्ट में मिलेंगे आपको। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इस नाड़ी का नाम त्रस नाड़ी रखा गया। पर मेरे ख्याल से एक इंद्रिय बादर जीवों की भी उपस्थिति इन्हीं इसी त्रस नाड़ी के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, और हो भी सकती है। तो हमें ये देखना है कि वो भी हो सकती है, संभव है, क्योंकि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये घनवात, तनुवात, ये जो कुछ यहाँ कुछ है पूरी पृथ्वी के अंदर, वहां पे इन बादर जीवों की उपस्थिति को देख सकते हैं। पर सूक्ष्म जीव तो हर जगह ही है। अब हम आ रहे हैं प्रत्येक अलग अलग जो सेपरेट पृथ्वी का, आपका तेजस का, जो स्थावर सूक्ष्म जीवों की जहां बात आती है, तो सॉरी, हाँ, स्थावर जो बादर जीवों की बात है। सूक्ष्म जीव तो सब जगह है और उनको आप देख नहीं सकते, तो इसलिए उनका फर्दर डिवीजन बताना भी मुश्किल होता है। और पहली बात ये है कि वो प्राय करके एक ही प्रकार के होते हैं। पृथ्वी काय के जीव एक ही प्रकार के होंगे, अग्नि के एक ही प्रकार के होंगे, वायु के एक ही प्रकार के होंगे, वनस्पति के एक ही प्रकार के जीव होंगे। उनमें कोई फर्दर डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। किंतु जो बादर हैं उनके फर्दर बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं। सो आप ये देख लिए कि सूक्ष्म को हम अभी एक बार के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि वो तो एक ही प्रकार के हैं। पृथ्वी तो है, पृथ्वी काय के जीव जो हैं वो सभी एक ही प्रकार है, उनका कोई डिफरेंट प्रकार नहीं है, क्योंकि उनमें वो इतने सूक्ष्म है कि उनके कलर आदि को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो और किसी तरह का डिफरेंस उसमें देख ही नहीं सकते हो।
बट यहाँ पर बादर की बात है तो बादर पृथ्वी काय के अंतर्गत कहा जाता है कि दो तरह के बादर पृथ्वी काय के जीव होते हैं। बादर का मतलब है ग्रोस या मैक्रो लेवल के जो अर्थली बॉडीज होती हैं, वो कितने प्रकार की हमें को देखने को मिलती है सृष्टि के अंदर। तो दो तरह की है, एक श्लक्ष्ण कहलाती है, दूसरी खर कहलाती है। श्लक्ष्ण का मतलब है कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्लीपरी होती है। ऐसी मिट्टियां जो आप देखते हैं कि ये पांडु मिट्टी होती है, जिसको पीली मिट्टी बोला जाता है। आप राजस्थान में देखा होगा आपने। और ये मिट्टी जो है, अगर उसको आप भिगो देते हो देख तो ये इतनी ज्यादा चिकनी होती है कि इस पे पैर अगर किसी का पड़ जाए तो वो बचना ही मुश्किल है, वो गिरना निश्चित है उसका। इतनी स्लीपरी इस तरह की जो मिट्टी होती है उसको लक्षण मिट्टी कहा जाता है। और खर का मतलब है रफ मिट्टी, जैसे कंकर पत्थर, जो खुरदरी भूमि होती है, उस तरह की जो मिट्टियां होती है उनको खर मिट्टी कहा जाता है या पृथ्वीकाय कहा जाता है। तो श्लक्ष्ण मिट्टी भी जो है 7 टाइप्स की कही जाती है। काली मिट्टी, नीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और सफेद मिट्टी, पांडु मिट्टी और पनक मिट्टी। तो ये इस तरह से 7 टाइप्स की जो मिट्टियां हैं, ये बड़ी चिकनी होती है, बहुत स्लिपरी होती है, बहुत स्मूथ होती है। चिकनाहट इसमें बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसको श्लक्ष्ण मिट्टी के अंदर लिया गया है। खर मिट्टी के अंदर, खर पृथ्वीकाय के अंदर जो है वो अनेक तरह की पृथ्वियां हैं। जैसे शुद्ध पृथ्वी होती है, सॉइल नियर द रिवर बैंक। इसी तरह से शर्करा पृथ्वी होती है, जिसका नाम है कंक्रीट, एक तरह से कंकर पत्थर जो होता है। बालू मिट्टी होती है, राजस्थान में बालू मिट्टी बहुत पाई जाती है। घड़ियां जो बनाई जाती थी वो बालू मिट्टी का यूज उसमें ज्यादा होता था। उपल स्टोन पत्थर जो हैं, जितने भी प्रकार के पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, वो सारे उपल के अंदर आते हैं। शिला रोक, जितने भी रोकी पृथ्वी तत्व है वो सारा शिला में आता है। लवण सॉल्ट भी जो है, जो अब काला नमक और सेंधा नमक, इसीलिए नमक जो है पृथ्वी का एक जीव माना जाता है। और साधु जब लेता है तो वो ये देखता है कि ये नमक को आपने पक्का किया कि नहीं, गर्म किया हुआ है या नहीं है। वो अदरवाइज वो डायरेक्ट नहीं लेता उस चीज को। उस उष्ण होती है, मीन्स साल्टी लैंड होता है। तो राजस्थान में हम जहाँ रहते हैं लाडनू में, वहाँ पास में ताल छापर है। तो मतलब छापर एक छोटा गांव है, तो वहाँ की मिट्टी जो है वहाँ पे नमक बहुत बनाया जाता है। क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऊसर मिट्टी है। और अब ये है लोहा, आयरन भी जो है वो पृथ्वी का एक जीव है। जब उसको आप खान से निकालते हो, मशीन में जब तक उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है तब तक का वो खान से निकला हुआ शुद्ध जो लोहा है उसमें भी लाइफ होता है, वो पृथ्वी का ही जीव है। इसी तरह से तांबा भी पृथ्वी का ही जीव है। रांगा, जिसे त्रपुष भी कहा जाता है, ये भी जो है, इसको कथिर भी कहा जाता है। एमपी साइड में इसका नाम कथिर है। तो ये भी पृथ्वी का ही जीव है। शीशा ग्लास होता है, ये भी एक पृथ्वी का ही तत्व है। चांदी जो है वो सोना और वज्र, डायमंड जितने होते हैं, जितने भी प्रकार के डायमंड्स हैं जो भूमि से निकलते हैं, वो सारे पृथ्वी का ही जीव के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से खनिज पदार्थ जितने मिनरल्स हैं, रत्न यानी जितने प्रकार के ज्वेल्स हैं आपके, वो सारे जो पृथ्वी से निकलते हैं, जितने भी प्रकार हो वो सब इसी में एक में इंक्लूड कर लीजिए। यूं देखा जाए तो पृथ्वी का एक तत्व जो है कई प्रकार के होते हैं। और वो भी फर्दर ये पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त का डिवीजन तो सभी जीवों में समान रूप से लागू होता है। ओके। मैंने ये आपको पृथ्वी काय के संदर्भ में बताया। अब हम चलते हैं पृथ्वी काय के जो अपकाय। अपकाय में भी आप देखेंगे जल के भी दो तरह के जीव होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म हमको दिखाई नहीं देते और वो एक ही प्रकार के होते हैं, किंतु बादर के कई प्रकार हैं। और शास्त्रों में कई प्रकार से उसको समझाने का कोशिश किया है कि ये प्रकार किस किस तरह के हैं। तो देखिए, ओस है, वाटर ऑन लीव्स और ट्रीज एक्सेट्रा। आप सुबह सुबह उठ करके जब आप अपने लॉन में घूमते हैं या पेड़ों को देखते हैं तो वहां पर कुछ पानी की बूंदे आपको दिखाई देती है। वो ओस है, वो भी एक तरह से जलकाय जीव है। हिम आइस जो गिरता है,
वो भी महिका फोक जो होता है जिसमें वाटर होता है, सो वो भी एक प्रकार का जीव, जल का जीव है। और इसी तरह से इसको बोलते हैं कर, हाँ, कर जीव है। और हर तनु, हर तनु जीव है। ये भी वाटर ऑन प्लांट्स, ये भी एक प्रकार का पानी ही होता है जो दिखाई देता है। और शुद्ध रेनी और रिवर एक्सेट्रा, जो भी रेनी सीजन, रेनी वाटर होता है या पानी, नदियों का जो पानी होता है जो शुद्ध बहता रहता है, वो पानी शुद्ध जल के अंतर्गत आता है। कोल्ड वाटर होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि कहीं 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 कुछ कुछ स्रोतों से ऐसा पानी आता है जैसे कि बहुत ही कोल्ड वाटर है। आप फ्रिज में जिस तरह से पानी देखते हो ठंडा पानी, उसी तरह से वो दिखाई देता है। सो ये कोल्ड वाटर भी होता है। और इसी तरह से क्षार यानी खारा पानी, तो ये समुद्र में जो पानी आपको मिलता है वो खारा पानी है। खट्टा पानी भी होता है, कुछ कुछ जगह का पानी खट्टा होता है, एसिटिक होता है। कहीं का पानी जो है अम्लोदक यानी एसिटिक, लाइक कांजी, आप कांजी जो खाते हैं उस तरह का एसिटिक स्वाद होता है उसका। लवणोदक यानी साल्टी पानी होता है, जिसमें आपको तो ये भी एक प्रकार से समुद्रों में देखा जाता है। वरुणोदक कहलाता है, वाटर लाइक वाइन्स, वाइन की तरह टेस्ट देता है, ये वरुणोदक कहलाता है। तो वरुण समुद्र माना गया है, वहां उसका पानी उस तरह के टेस्ट का होता है। क्षीर समुद्र का पानी जो है मिल्क दूध की तरह टेस्ट देता है। और इसी तरह से अन्य समुद्रों के पानी के जो है अलग अलग टेस्ट हैं। तो ये मोटा मोटी इतने प्रकार पानी के गिनाए गए हैं। और अब ये भी अपर्याप्त और पर्याप्त, ये दोनों कैटेगरी के होते हैं। इसी तरह से तेजस्काई जीव के बारे में कहा जाता है कि तेजस्काई जीव भी सूक्ष्म और बादर दो रूपों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म हमको दिखाई नहीं देते और एक ही प्रकार के होते हैं, किंतु बादर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, उसमें कई तरह के अग्नियां आपको देखने को मिलती है। तो इंगाल, जिसको कि आप बर्निंग कॉल्स कहते हैं, जो एक तरह से जो आप अंगारे होते हैं उनको इंगाल कहा जाता है। ज्वाला जो उठती हुई दिखती है उसको ज्वाला कहा जाता है। मुरमुर फायर पार्टिकल्स आप देखते हैं, अग्नि के जो कण होते हैं, आप लोहार जब लोहे को पीटता है तो अग्नि के स्फुलिंग जैसे निकलते हैं, तो उसको मुरमुर अग्नि कहा जाता है। अर्ची एक प्रकार से ये भी अग्नि है। और अलात जो वाटर ऑन, ओके, ये तो वाटर ऑन प्लांट से, यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एड करना भूल गई। सो इसको आप अलात यानी अधजलील जो लकड़ी होती है उसको अलात कहा जाता है। और शुद्ध अग्नि होती है फायर और आयरन बॉयल बॉल, जो ये शुद्धाग्नि कहलाती है। जैसे लोहा में जब दोहा कुम्हार, क्या नाम है, लोहार जो है जब अग्नि को लोहे को तपाता है तो उसके अंदर जो अग्नि घुसती है तो उसको शुद्धाग्नि कहा जाता है। फायर, जिस जो जनरल फायर है उस वो एक तरह से शुद्ध अग्नि है जो लकड़ी कंडे आदि से बनाई जाती है। उल्का फायर इन स्पेस, ये उल्का आकाश से गिरने वाली अग्नि है एक प्रकार से। विद्युत, आप अग्नि आकाश में जो विद्युत देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो विद्युत के अंतर्गत आती है। अश्नि, अश्नि का है कि फायर पार्टिकल्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ये भी एक प्रकार के अग्निकण है जो आकाश से गिरते हैं। और निर्धत कहलाते हैं, निर्धात, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ये भी एक प्रकार का वैसी ही अग्नि है कुछ। और फिर है संघर्ष अग्नि कहलाती है, संघर्ष अग्नि। अर्थात दो लकड़ी के पीस को जब आप अरणी के दो पीसेस को जब आप आपस में रगड़ते हैं या दो पत्थर को आपस में जब रगड़ते हैं तो उससे जो अग्नि निकलती है वो संघर्ष अग्नि कहलाती है। और इसी तरह के अन्य और भी प्रकार हो सकते हैं अग्नि के। तो इन सबको अग्नि बादर अग्निकाय के अंतर्गत माना जाता है। और इनके भी फर्दर सूक्ष्म और बादर दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त दो कैटेगरीज होती है। ये एक बार फिर स्टक होता है। ओके, सो हमने अग्नि को देखा, अब वायु के बारे में देख रहे हैं।
कि वायु कितने प्रकार की है, तो वायु के भी दो रूप हैं, सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म वायु इनविजिबल है। बादल वायु के बारे में, यानी जो स्थूल वायु है जिसे हम देखते हैं, टच होता है हमारी बॉडी को, तो हमें पता चलता है कि वायु हवा है वातावरण में। सो ये हवा का भी कई रूप हैं। तो ये कहा जाता है कि पूर्व से आने वाली हवा अलग प्रकार की होती है, पश्चिम से आने वाली अलग है, उत्तर से आने वाली, दक्षिण से आने वाली, ऊपर की दिशाओं से आने वाली और नीचे नीचे की दिशा से आने वाली हवाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसी तरह से तिर्यक वायु होती है। विदिशा, तिर्यक वायु का मतलब हॉरिजॉन्टली जो वायु बहती है वो तिर्यक वायु के अंतर्गत आती है। विदिशा की वायु होती है कि एयर ऑफ सेमी डायरेक्शन। विदिशाएं किसको कहते हैं? दो दिशाएं जो मूल है, उत्तर और दक्षिण या पूर्व और पश्चिम, ये मूल दिशाएं मानी जाती है। तो सपोज उत्तर और पश्चिम के बीच में या उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोने होते हैं उनको विदिशा कहते हैं। तो विदिशाओं से भी कुछ एयर आती है जो कि डिफरेंट होती है। सो विदिशा की एयर अलग है। और विद्युत, ओके, ये कहीं 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 कुछ मेरा मिस्टेक रह गया। ओके, तो वातो भ्रम करके आता है। ये एक तरह से इनडिटरमिन्ड वायु होती है, कभी भी चल सकती है, इसका कोई निश्चित नहीं होता कि ये कहाँ से आएगी, किस रूप में आएगी। एंड वातोत्कलिका होती है विंड ऑफ फास्टेस्ट स्पीड। तो यहाँ पे फ्लोरिडा में हम अभी हैं, एट प्रेजेंट में फ्लोरिडा में हरिकेन आते ही रहते हैं। तो बहुत फास्ट स्पीड से जो हवाएं चलती है सो वातोत्कलिका कहलाती है। वात मंडलिका साइक्लिक, जो साइक्लोन्स आते हैं तो वात मंडलिका है। उत्कलिका वेवी विंड होती है, ये वेवी वेव्स की तरह। मंडलिका साइक्लोन, ये भी एक प्रकार का साइक्लोन जो है। और गुंजा वायु, गुंजा वायु यानी वो वायु जो चलते समय आवाज करती है। तो कभी कभी हवाओं की बहुत जोर की आवाज आती है तो वो गुंजा वायु कहलाती है। झंझाव वायु कहलाती है। यू छूट गया। झंझा वायु का मतलब विंड विद एयर, ये भी एक प्रकार से आवाज करने वाली वायु है। और संवर्तक वायु होती है विंड ऑफ डूम्सडे। जैसे आप प्रलय जब काल आता है तो उस समय संवर्तक वायु चलती है, बहुत जोरों की वायु चलती है, मतलब चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े पेड़, सब कुछ नष्ट हो सकते हैं। तो उनका मतलब टिकना मुश्किल होता है, ये इतनी तेज वायु होती है। और ये विशेष रूप से प्रलय काल के समय में आती है, जब लगता है कि सृष्टि का पूर्ण एक तरह से विनाश होने की स्थिति आ जाती है, तब इस तरह की वायु जनरेट होती है। से घनवात होती है, तनवात होती है। तो घनवात किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने वो अभी नरक का चित्र बता रही थी, तो नरक, हर नरक की पृथ्वी के नीचे कुछ इस तरह की वायु, जमी हुई वायु है। तो उस जमी हुई वायु का नाम है घनवात। उसी वायु, जमी हुई वायु के नीचे एक प्रकार की वायु है जो कि बहुत पतली थिन वायु है, तो उसका नाम है तनवात। तो हर पृथ्वी के नीचे इस तरह से वायु के दो लेयर्स हैं, और पृथ्वी के चारों ओर भी उस तरह के लेयर्स हैं। तो जो हम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये जो बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से वायु के प्रकार हैं जो कि हर पृथ्वी के चारों ओर पाए जाते हैं। तो ये बात घनवात और तनवात से आपको पता चल रहा है। और शुद्ध कॉमन विंड होती है, जो जनरल हम अपने जो डेली रूटीन में अपने को जो छोटी मोटी हवा जो महसूस करते हैं जनरल वातावरण में, वो शुद्ध वायु कहलाती है। और इसी तरह से और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का ये कहना था कि वायु के बारे में अगर स्टडी की जाए प्राचीन शास्त्रों की, तो 500 पेजेस में केवल वायु के बारे में लिखा जा सकता है। 500 पेजेस, इतने प्रकार की वायु है। ठीक है ना? तो सारे तथ्यों को अगर इकट्ठा किया जाए कि कितने प्रकार की वायु है और उसका क्या नेचर है और क्या फंक्शन है, तो 500 पेजेस में वायु के बारे में केवल आप लिख सकते हो। सो ये भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों कैटेगरी की होती है। क्या है कि मैं इधर उधर करती हूँ थोड़ा सा, तो ये स्टक हो जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, वायु की बात हो गई है।
अब है वनस्पति के बारे में। वनस्पति का जगत बड़ा विचित्र है और इसके तो प्रकारों की कोई लिमिट नहीं है। फिर भी हम देखेंगे कि वनस्पति के 2 प्रकार हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म वनस्पति एक ही प्रकार की होती है और जिसे साधारण वनस्पति भी कहा जाता है। सूक्ष्म वनस्पति हमेशा साधारण वनस्पति की कैटेगरी में होती है, किंतु जो बादर वनस्पति है उसके 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है प्रत्येक वनस्पति और दूसरी है साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं कि जो मूल बॉडी वनस्पति की है वो एक ही जीव के द्वारा निर्मित हुई है, उसमें अनेक जीव नहीं है, बट हाँ उसके आश्रित अनेक जीव हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एक पेड़ जो डेवलप हुआ है वो एक ही सोल से डेवलप हुआ है, एक ही उसके सीड में एक ही सोल था और उसी से वो सारा प्लांट डेवलप हुआ है, किंतु उसके अंदर फिर पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फल आते हैं, बीज आते हैं, तो वो अलग अलग जीव हैं। इस तरह से एक जीव के आश्रित अनेक जीव तो हो सकते हैं, परंतु मूल बॉडी एक ही जीव के द्वारा बनाई हुई है। दूसरा है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति की विशेषता ये होती है कि अनेक जीव मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो जो भी प्याज, लहसुन आदि जो हम कंदमूल जिन्हें कहते हैं, उनका वो एक बॉडी कहने के लिए दिखने में आपको एक प्याज एक ही बॉडी दिख रहा है, एक आलू एक ही बॉडी के रूप में दिख रहा है, एक गाजर आपको एक या एक मूला एक ही बॉडी दिख रही है, किंतु इस बॉडी को बनाते समय अनंत जीवों ने साथ में एक साथ योग दिया है। ठीक है ना, सबका योग रहा है उस बॉडी के क्रिएशन में, तो ये वो साधारण वनस्पति की कैटेगरी में आती है। इसीलिए जैन जो है कंदमूल का परिहार करते हैं, क्योंकि कंदमूल में एक नहीं अनेक जीव, अनंत जीव है होते हैं उस बॉडी को बनाने के लिए, और उसमें वो रहने वाले भी अनंत होते हैं। तो जब आप उसे खाएंगे तो इसका मतलब है कि आप एक साथ अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं, इसलिए कंदमूल का परिहार किया जाता है। सो ना वो इतना जरूरी भी नहीं है कंदमूल को हमारी बॉडी के लिए, इतनी उसकी कोई खास नेसेसिटी नहीं है। आज के लोग कुछ भी उसका साइंस बता देते हैं कि इससे ये मिलता वो मिलता है, तो वो चीजें आपको इधर प्रत्येक वनस्पति से भी मिल सकती है। सो व्हाई वी आर यूजिंग दीज थिंग्स। अब मूल बात है कि हमें ये देखना है कि इस प्रत्येक वनस्पति के कई प्रकार हैं। साधारण वनस्पति के बारे में हम बाद में बात करते हैं, और पहले हम प्रत्येक वनस्पति को ले रहे हैं। प्रत्येक वनस्पति के जो है कहा जाता है कि 12 प्रकार है, और साधारण वनस्पति तो 2 प्रकार की, मोटे मोटे रूप में 2 प्रकार की है, और बाद में हम विस्तार से देखेंगे तो उसमें अनंत तरह के जीव होते हैं। सो जस्ट ये है कि 12 प्रकार की जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें आप देख रहे हैं कि वृक्ष होता है, पेड़ जिनको ट्रीज प्लांट्स ट्रीज कहते हैं, गुच्छा होता है, गुल्म होता है, लता होती है, वल्ली होती है, पर्वक होते हैं, तृण होते हैं जो घास जितने प्रकार की है, वलय है, हरित है, जलरूह पानी में जलीय जो वनस्पतियां हैं उनको जलरूह कहते हैं। औषधि जितने भी प्रकार के जो मसाले वगैरह हैं ये सब औषधि के अंतर्गत भी आते हैं। और जो है कुहड़ कहलाता है, कुहड़ एक प्रकार की वनस्पति है। सो ये प्रत्येक वनस्पति के मोटे रूप में आप 12 प्रकार आप देख रहे हैं। साधारण वनस्पति के भी इसी तरह से कई प्रकार हैं। सो उसमें जैसे पनक, काई जो है अनंत वनस्पति का एक जीव है ना, साधारण वनस्पति है, इसलिए काई पर पैर देना या कीचड़ में जो कभी कभी काई हो जाती है, या घरों में अगर सामान को सही ढंग से नहीं रखा जाता है, लॉन्ग टाइम तक उसको नहीं देखा जाता खाद्य पदार्थों को, तो उसमें काई पैदा हो जाती है, तो ये अनंत काई जीव है। शैवाल, शैवाल भी जानते हैं, पानी के ऊपर तालाब में नदियों में इस तरह का शैवाल हो जाता है। थुअर वनस्पति जो है वो भी अनंत कायिक है। और प्याज है, आलू है, बटाटा है, गाजर है, मूला है, बीट है, सूरण है, ये इतने आपको गिना दिए मोटे मोटे, और भी हो सकते हैं प्रकार। ठीक है ना, तो ये इतने आप हमारी नॉलेज में है जिसको हम यूज में लेते भी हैं और देखते भी हैं। ये सब अनंत वनस्पति कायिक जीवों के अंतर्गत आते हैं, जैसे साधारण वनस्पति कहा जाता है, और इन्हीं को निगोद भी कहा जाता है, निगोद के जीव। तो हम निगोद के जीवों की बात हम आगे करेंगे, बट हम साधारण वनस्पति का एक दूसरा नाम निगोद है। तो ये साधारण वनस्पति के जीव कहलाते हैं। अब ये भी सभी जीव जो हैं पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों कैटेगरी के होते हैं।
नाउ वी आर कमिंग टू साधारण वनस्पति काय जीव के पहले हम ये देख रहे हैं कि कोई भी वनस्पति हो, चाहे वो प्रत्येक वनस्पति हो, चाहे साधारण वनस्पति हो, उसकी 10 स्टेट्स होती है, 10 रूप में वो डेवलप होती है। जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो सीड से लेकर के फल तक उसकी क्या अवस्थाएं बनती हैं। तो यहाँ शास्त्रकारों ने कहा कि हर वनस्पति 10 अवस्थाओं से गुजरती है। तो सबसे पहली अवस्था तो उसकी मूल है, उसका जड़ है। जड़ के बाद उसका कंद होता है, कंद से आगे स्कंध यानी उसका तना ट्रंक जो होता है वो होता है। और उसके बाद में होती है शाखा, ब्रांचेस होती है। प्रशाखा, ब्रांचेस की सब ब्रांचेस होती है। प्रवाल, उसके अंदर फिर वो अंकुरन होते हैं। और पत्र, पत्ते निकलते हैं। पत्तों के बाद में फूल आते हैं, फूल के बाद में फल आते हैं और फलों में बीज आता है। सो इस तरह से हर वनस्पति का डेवलपमेंट इन 10 स्टेट्स के अंदर होता है, कोई भी वनस्पति हो। अब बीज के बारे में जो है वो बात आती है कि बीज दोनों तरह के होते हैं, योनिभूत बीज भी होते हैं और अयोनिभूत बीज भी होते हैं। योनिभूत बीज का मतलब है कि वो बीज अभी अंकुरित हो सकता है, अगर आप उसे बोएं तो उससे प्लांट निकल सकता है, ग्रो कर सकता है। किंतु अयोनिभूत बीज वो होता है जिसकी योनि खत्म हो चुकी है, अर्थात आप उसे बोझ कितना भी बोएं और उसको उगाने के लिए कितना भी आप अनुकूल वातावरण दे, खाद दे, किंतु वो जो है फर्टिलाइज नहीं होगा और उससे कुछ पेड़ पौधा कुछ भी नहीं निकलेगा। सो वो अयोनिभूत जीव कहलाता है। अब योनिभूत जो बीज होता है उसमें भी दो तरह के बीज होते हैं। एक योनिभूत बीज ऐसा होता है कि जिसके अंदर लाइफ है, ओरिजिनली उसके अंदर अभी लाइफ स्वयं में है, और वो उसको भी अगर आप बोते हैं तो उससे फर्दर एक कोई प्लांट पैदा हो सकता है, वो प्लांट के रूप में डेवलप हो सकता है। और एक योनिभूत बीज वो होता है कि जिसका मूल जीव तो कहीं और चला गया है, वो अभी सूखे बीज है और उसका लाइफ, उसमें लाइफ तो नहीं है, परंतु अभी भी वो अगर उसे बोया जाए तो वो उससे प्लांट निकल सकता है। सो उसमें वही सेम जो उसका मूल जीव था वो भी उसमें जन्म ले सकता है और कोई दूसरा भी उसमें ले सकता है। सो कहने का मतलब है कि योनिभूत जीवों की भी एक आगमों में बताया गया है कि जैसे गेहूं है, गेहूं को आप सुखा देते हैं तो भी वो 3 साल तक जो है उससे आप पैदाइश कर सकते हो। वो 3 साल तक वो योनि के रूप में बना रहता है, अर्थात उससे उससे प्लांट निकलने की, उसको ग्रो करने की उसमें कैपेसिटी रहती है। तो चाहे उसका मूल लाइफ जो सोल है वो चला गया हो कहीं और, उसका बर्थ भले हो गया हो, फिर भी उसको अगर आप बोते हैं तो उससे पुनः नया प्लांट पैदा हो सकता है। सो वो योनिभूत जीवों की भी इस तरह से दो कैटेगरी होती है और अलग अलग सीड का अलग अलग लाइफ टाइम होता है। तो गेहूं का लाइफ टाइम जो है 3 इयर्स का ऑलमोस्ट होता है। अदर जो चीजें हैं, सीड्स हैं, उनके अलग लाइफ टाइम हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर लाइफ टाइम। ओके, so now we are coming to the thing that okay, yes, each seed is having one soul, but when it sprouts then it has infinite souls. Later on it converts into pratyek or sadharan depending on its types. तो अब इसमें ये कहा गया कि ये चाहे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वनस्पति है, एक ही सीड है और एक ही सोल है उसके अंदर, बट वो जब कभी स्प्राउट करता है तो स्प्राउट अवस्था में उसमें अनंत जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वो भी अनंत कायिक हो जाता है। यानी प्रत्येक वनस्पति का बीज होते हुए भी वो जो जिस समय वो स्प्राउट करता है उस समय उसमें अनंत लाइफ आ जाती है। और फिर बाद में वो डिपेंड करता है कि वो सीड प्रत्येक वनस्पति का है या साधारण वनस्पति का से संबंध रखता है। सो उसकी कैटेगरी क्या है, तो वो टाइप के आधार पर जब वो फर्दर आगे जब ग्रो डेवलप होता है तो फिर वो वापस कन्वर्ट हो जाता है कि वो प्रत्येक वनस्पति के रूप में डेवलप होगा या साधारण के रूप में डेवलप होगा। इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। तो ये एक बात बहुत समझने की है कि इसीलिए अंकुरित अनाज जैन समाज में खाने की प्रथा नहीं है। आजकल वर्तमान में अंकुरित अनाज खाने का थोड़ा सा लोगों के अंदर क्रेज है और वो शाम को भिगो करके उसमें जब अंकुरन निकल जाता है तो सुबह सुबह उसको थोड़ा करके खाते हैं। सो जैन धर्म में इसको एक तरह से सही नहीं माना जाता है, क्योंकि जब वो स्प्राउट अवस्था में होता है तब उसमें अनंत जीव होते हैं, तो वो एक प्रकार से अनंतकायिक बन जाता है। चाहे आप मूंग भिगो रहे हैं, चाहे चना भिगो रहे हैं, चाहे अन्य कोई अनाज भिगो रहे हैं, अगर उसको अंकुरित करने के पर्पज से आप भिगो रहे हैं और अंकुरित अवस्था में उसको खाने की सोच रहे हैं, सो इट इज ए काइंड ऑफ अनंतकायिक जीव।
again and again I have to do this. अब हमारे साधारण वनस्पति के ऊपर, जो कि बहुत ही चर्चनीय भी है और मननीय भी है और समझने की चीज है बहुत ही। ये जो साधारण वनस्पति है, ये साधारण वनस्पति को निगोद कहा जाता है। तो निगोद के कई प्रकार हैं, नित्य निगोद भी कहलाता है और सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद भी कह सकते हो। तो सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद ये दो तरह के निगोद हैं। सूक्ष्म निगोद जैसा मैंने आपसे कहा, सूक्ष्म निगोद जैसा मैंने आपसे कहा कि सूक्ष्म निगोद तो आपको दिखाई नहीं देता है, पूरे विश्व में ही सब जगह है। और सूक्ष्म निगोद का मतलब ही है कि उसमें बॉडी एक जीव अनंत है। तो इस तरह की बॉडीज पूरे विश्व में सूक्ष्म रूप में बहुत सारी हैं और पूरा विश्व ही उससे भरा हुआ है। परंतु जो बादर निगोद है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो जो कि हम हमारे लिए विजिबल है, हम उसे देखते हैं आलू प्याज कंदमूल आदि के रूप में। सो वो जो चीजें हैं उसको देखते हैं। तो इसका यहाँ पे हमें देखना कि साधारण या निगोद जो वेजिटेबल्स हैं, जिसको हम बादर निगोद भी कहते हैं, is meant to have means is unnecessary. Okay, so to have infinite souls in one body, एक शरीर के अंदर अनंत जीव है। They all together make one body and therefore they all inhale and exhale at a time. इसी तरह से एक जीव जो भोजन ग्रहण करता है, सभी जीव उसी भोजन को ग्रहण करते हैं और सभी जीव जिसको ग्रहण करते हैं, एक जीव भी उसी को ग्रहण करता है। तो वो भोजन जो है वो सेम एक भोजन जिस भी, अगर मान लीजिए उस अनंत जीवों में के बॉडी के अंदर किसी एक जीव के अंदर भूख लग गई और उसने कुछ चीज खाने का सोचा, तो वो सारा वो फूड जो है सभी जीव समान रूप से शेयर करेंगे, उसी समय सभी के शरीर में वो चला जाएगा। सो कहने का मतलब सभी को उससे की भूख को शांत करने में हेल्प करेगा। सो कहने का मतलब है कि इनका सारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल कलेक्टिव होती है। सारी चीजें कलेक्टिवली वो करते हैं। चाहे श्वास लेना है तो एक ही साथ, एक जीव भी अगर श्वास लेगा तो सभी एक ही साथ लेंगे, अगर एक ने छोड़ा तो सभी साथ में छोड़ेंगे, एक ही साथ सबकी डेथ होगी, एक ही साथ सबका जन्म होगा। सो इस तरह से इनका लाइफ स्टाइल एक तरह से कलेक्टिव लाइफ स्टाइल होता है इन लोगों का। हर चीज ही कलेक्टिव होती है, कोई भी इंडिविजुअल सोल कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ करना है सभी मिलकर के एक साथ ही करेंगे। तो ये साधारण वनस्पति की विशेषता होती है और इसमें अनंत जीव मिलकर के एक भौतिक शरीर का, उनका सूक्ष्म शरीर जिसको हम तेजस शरीर और कारणमय शरीर कहते हैं, और उनकी अपनी जो आत्मा है हर जीव की, वो तो सबकी अपनी अपनी है, सेपरेट है। किंतु सब लोग, सबका इस तरह का कर्म बंधन होता है कि वो सभी ने को वो इसी एक ही बॉडी को शेयर करना है। तो सभी एक साथ जितने जीवों को उस बॉडी में जन्म लेना है वो अनंत जीव होंगे और सब एक साथ ही उस बॉडी का निर्माण करेंगे। फिर फर्दर जो है उनकी डेथ होती रहती है, नए जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। तो जो भी उत्पन्न हो वो बाद में उस शरीर में जो कुछ हो रहा है उसी से उनका रिलेशन होता है। मीन्स वो बॉडी से जो भी इनहेल एक्सेल फूड टेकिंग जो कुछ भी हो रहा है वो सबका एक साथ कॉमन में ही होता है। सो ये कहने का मतलब है कि ये जीव बिल्कुल बहुत ही कलेक्टिव रूप में, सामूहिक रूप में इनका हर क्रियाकलाप चलता है। और इनका भौतिक शरीर है ना, औदारिक शरीर जो है वो एक होता है, किंतु तेजस और कार्बन शरीर अलग अलग होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा भी अलग अलग होती है। ये इनकी संख्या कितनी है इसको बताने के लिए शास्त्रकार ने कहा है कि लोगागास पये से निगोद जीवम ठवेद एक्कम एवं मविज्जमाणा हवंति लोया अनंता। यानी ये कहा गया है कि एक निगोद के मतलब निगोद के जितने भी जीव हैं इस सृष्टि के अंदर, अगर आकाश के एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक जीव को स्थापित किया जाए, रखा जाए, तो अनंत लोक लगेंगे उन सब जीवों को समाहित होने में। अनंत लोक, यानी आप ये कल्पना करिए कि अनंत लोक के बराबर जिनकी संख्या है, इतने जीव इस एक लोक के अंदर हैं और वो साधारण वनस्पति के रूप में है। तो जीवों की कितनी संख्या है ये आप कल्पना कर सकते हैं इससे। अब हमारा समय, वी हैव टू फिनिश। ये त्रस्त जीवों के बारे में अब बात चलेगी। हमने अभी हाँ समझ गए। अभी अपने क्वेश्चन आंसर के लिए कह सकते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं।
हाँ, कोकणा सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। म्यूट है आप। कोकणा। हाँ, ये जो संख्या जो बताई है आपने 7 लाख वो सब में क्या 000 आते हैं, मतलब तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई सिमेट्री इन्वॉल्व है, मतलब सम काइंड ऑफ सिमेट्री या सम काइंड ऑफ जो कंजर्वेशन कहते हैं उसको, सम काइंड ऑफ कंजर्वेशन लॉ, मतलब तो उसके उनके कारण ये सब नंबर 0 आ जाते हैं, मतलब ऐसा मेरे को लगता है, मतलब हाँ, तो सिमेट्री है ना, क्योंकि 5 रस, 5 गंध, 5 वर्ण, 5 संस्थान, इनके आधार पर इनका कैलकुलेशन किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है। तो वो तो सिमेट्रिकली सब में समान, वो स्केल तो सब में समान रूप से अप्लाई करती है कि सभी की बॉडी के जो कलर हैं वो 5 प्रकार के हो सकते हैं, उनके जो संस्थान है वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो है सिमेट्रिकल स्केल, ये सबका बराबर, और इस वजह से इनके परमुटेशन तो 350 है केवल, परंतु कॉम्बिनेशन जो है वो 7 लाख हो जाते हैं। वो उसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आता है। यस, वो सिमेट्रिकल है। करेक्ट। तो अभी दूसरा क्या है कि ये जो सॉरी, ये इसमें जो अपने क्या कहना चाहिए, इनफाइनाइट यूनिवर्स की बात कही है, तो जैन दर्शन में तो अपन एक ही लोक की बात करते हैं, उसके बाद तो अलोक है, अलोक। इसीलिए मैंने कंक्लूड करते समय ये बात आपसे कही है कि ये संख्या को समझाने को, एक्सप्लेन करने को आपको बताया गया है कि इतना नंबर है, नंबर को शो करने के लिए, ये नहीं कहा गया कि लोक अनंत है। एक लोकाकाश के जितने स्पेस पॉइंट हैं उसमें भी ये जीव समाहित नहीं हो सकते हैं अगर आप इनको सेपरेट करके रखेंगे तो, ठीक है ना। तो आपको ऐसे अनंत लोक चाहिएंगे इनको एकोमोडेट करने के लिए, परंतु ये अनंत लोक है तो नहीं। तो एक लोक में इतने जीवों का समावेश हो रहा है, वो इसके कारण से हो रहा है कि उनकी बॉडी एक और जीव अनंत हो रहे हैं। यस, ठीक है, वंदना, वंदना। डॉक्टर जीवराज जी साहब का कुछ प्रश्न है। हाँ, जीवराज जी सर, आप पूछ सकते हो। बहुत धन्यवाद समनी जी। तो ये सॉरी, पोखरणा साहब ने जो कहा, ये 7 लाख योनि जो है, ये 7 लाख प्रकार की योनियां हैं। टोटल योनि तो बहुत हो सकती है, हर एक जीव एक योनि में पैदा होता है, लेकिन ये 7 लाख टाइप योनि हर एक स्थावर काय की जीव की है। अच्छा, दूसरा ये देख रहा। अब क्या ये अपर्याप्त जो है आप बोलते हैं, वो पर्याप्त पर डिपेंड करते हैं लिविंग बीइंग जो है, ये थोड़ा में नहीं आया है, क्योंकि पानी जब जीव बनता है योनिभूत होकर के, तो उसके अंदर में कोई दूसरा जीव नहीं भी हो तो भी वो जीव बनता है। यानी अचित पानी है, उसको यदि सचित बनना है तो कोई सचित योनि तो है ही नहीं, सचित जीव तो है ही नहीं, फिर भी वो जीव बनता है और अपर्याप्त अवस्था में भी पहुंच करके पर्याप्त में पहुंच जाता है। तो क्या ऐसा वर्णन है कि अपर्याप्त जीव जो है वो पर्याप्त पर डिपेंड करता है, ऐसा आगम में रेफरेंस है? तो वो जरा समझने की हमको जरूरत है। डिपेंड करने वाली बात जो है, मेरा ऐसा ख्याल था कि जब पानी गर्म हो गया, अचित्त बन गया, फिर वो कुछ काल मिलाने के बाद में जब सचित्त होता है तो देखिए, हाँ, नहीं, आप जो कह रहे हैं आपका प्रश्न सही है। मैं ये देखिए, यहाँ पर पाठ आया है, पज्जत्तग्ग निस्साए जत्थ एगो तत्थ नियमा असंख्यज्जा, ये पाठ है, ठीक है ना।
यानी पर्याप्त के आश्रित, एक जहां पर्याप्त है वहां असंख्य उसके आश्रित अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो पर्याप्त तो अपना जो जीव पर्याप्त बन रहा है वो अपर्याप्त से पर्याप्त की स्टेट में जाता रहता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु उसके अलावा उसके आश्रित, उस पर डिपेंडेंट असंख्य अपर्याप्त जीवों की भी उत्पत्ति होती है, जो कि अपर्याप्त अवस्था में ही जिनका डेथ हो जाती है, जो डेवलप होते ही नहीं है फर्दर आगे। वो जीव तो अपर्याप्त से पर्याप्त बनता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसके आश्रित और भी जीव उत्पन्न होते हैं जो अपर्याप्त स्टेट में ही समाप्त हो जाते हैं, वो कभी पर्याप्त नहीं बनते। ये गाथा नंबर क्या है समझी? हाँ, इसका गाथा नंबर में थोड़ा सा बताती हूँ। ये प्रथम पद में ही है। हाँ, प्रथम पद में ही है। हाँ। मैं एग्जैक्ट गाथा नंबर आपको खोज करके बताती हूँ जहां से ये पाठ का रेफरेंस दिया है, ठीक है ना। वो लाइन पूरी मैं आपको देख करके बताती हूँ, बिल्कुल, है ना। तो ये शास्त्र में बार बार रिपीट किया गया इस बात को, जब भी एकेंद्रीय जीवों की बात आ रही है, और एकेंद्रीय में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, हर बार ये पाठ को रिपीट किया जा रहा है कि एक पर्याप्त के सहारे असंख्य अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग है, जो पर्याप्त है वो भी अपर्याप्त से पर्याप्त स्टेट में जाता है, दैट्स ओके। बट उसके साथ, उसके अलावा जो है इन जीवों की उत्पत्ति हो रही है, वो अपर्याप्त स्टेट में उनकी डेथ हो रही है, पैदा होने वाले। ओके, ठीक है। यस, थैंक यू। विशाल जी, हाँ विशाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मथेण वंदामी शमणी जी। हम्म, शमणी जी, आपने ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है पृथ्वी काय, वायु काय, तेयु काय, अप काय, वनस्पति काय, ये सब का पूरा बताया, कैसे वो 7 लाख का नंबर बनता है मल्टीप्लाई करते करते। ये तो ठीक है, ये एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के तौर पर, लेकिन हम अगर थोड़ा और डिटेल में अंदर जाना चाहे कि भाई ये पृथ्वी काय किस प्रकार से वो एक लिविंग एंटिटी कैसे है, मतलब अगर कोई वो जीवित जीव तत्व है तो उसके कुछ न कुछ लक्षण कहीं एस्टैब्लिश होने चाहिए। उसका जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, वो एक अपने आप को एक फूड कैसे वो एक लेता है। अभी जैसे मनुष्य, हम खाना खा करके मेटाबॉलिज्म के द्वारा हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो वनस्पति फोटोसिंथेसिस के द्वारा लेती है। तो वैसे ये पृथ्वी पर किस प्रकार से अपने आप को जीवंत रखते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब ये सारी जानकारी कहीं हमारे कोई भी लिटरेचर में कहीं पे भी कुछ अवेलेबल है क्या? हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं चूंकि आपका चैट देख रही थी व्हाट्सएप में, बहुत पहले की बात है जब किसी ने प्रश्न किया था कि पानी जीवन है, में जीव है तो उसके क्या लक्षण है वगैरह वगैरह ना। सो मैं इसीलिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही हूँ पूरा, करीबन 45-630 पेज इसका है, जिसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीवन है और उसके लक्षण क्या है, किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से उनका आहार होता है, किस तरह से वो श्वास लेते हैं, क्या लाइफ स्पान है उनका, और किस रूप में उनका लाइफ स्पान भी 2 तरह से डिटरमिन होता है। सो ये सारी फैक्ट्स फिगर्स में हमने आज ही बस हम उसको फिनिश करके आप सबको शेयर करेंगे। परंतु आपका प्रश्न अच्छा है, जस्ट मैं ये कह दूं कि शेयर करेंगे तो सब लोग पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, बट मैं उसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकती हूँ। जीवाभिगम में और भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र, इन 3 सूत्रों में आपको ये सारे जीवों के लक्षण क्या है, ये जीव क्यों है, इसका आंसर दिया गया। और उनके 23 ऐसे उसको क्या कहना चाहिए, लक्षण को क्या वर्ड कहते हैं, साइंस या एट्रीब्यूट्स कहिए। सो उनके लिविंग होने के क्राइटेरिया जो है ना वो बताए गए हैं 23। ओके। पृथ्वी में 23 ऐसे लक्षण है जो इससे ये सिद्ध होता है कि वो जीव है। पानी में वो 23 लक्षण है, इसलिए वो जीव है। ये 23 जो साइंस मानता है रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, जरूरी नहीं है कि जीव सभी रिप्रोड्यूस करे, ठीक है ना। फिर भी जीव तो जीव है ही, सिद्ध कोई रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? राइट, है मतलब ना। वो तो अपने आप को ये एक जो साइंस के क्राइटेरिया है वो जैन की दृष्टि में पूरी तरह से उनको परफेक्ट नहीं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं, सेंस में नहीं समझना चाहिए, वो सब रिलेटिव सेंस में है।
तो हमको जीव के मूल लक्षण समझना चाहिए। मूल लक्षण उसका चेतना है। कोई भी जीव का होने का Correct. मतलब है कि उसमें चेतना होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस। तो हाँ, तो वो आपको सिद्धों में भी घटित होती हुई दिखाई देगी, संसारी में भी दिखेगी और हर तरह की जीव में मिलेगी, चाहे वो पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वायु हो, सब में चेतना का न्यूनाधिक विकास आपको देखने को मिलेगा। बट उसके अलावा संसारी जीवों का आप लक्षण जब समझना चाहें, जो कि आप साइंस की दृष्टि से भी उसको कुछ लक्षण आप उसमें देख सकते हो, सो वो लक्षण की चर्चा भी जीवाभिगम में और भगवती सूत्र में और आचार्य सूत्र में बहुत अच्छे से दे रखी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। So I will discuss if all people like to listen in Okay. next lecture. Yes. प्लीज प्रशमणी जी, मेरे और 2 प्रश्न है। अच्छा। और एक है कि ये जो आपने साधारण वनस्पति काय के बारे में कहा कि वो एक बॉडी के अंदर इनफाइनाइट सोल है। बिल्कुल। करेक्ट। अब और इसीलिए जैसे ये जो साधारण वनस्पति का यानी ये जो कंदमूल है वो हम उसको अभक्ष्य कहते हैं, क्योंकि उसमें एक साथ अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है। Yes. बाय दिस सेम क्राइटेरिया, इवन मान लीजिए जैसे हमारा एक मनुष्य का शरीर है, हमारे अंदर भी तो मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर भी तो है, या हमारे क्या कोई भी दूसरे कोई योनि के कोई भी जीव हो तो उसके अंदर भी अनेक असंख्यात माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी उसके अंदर भी है। तो फिर ये साधारण वनस्पति काय को ही क्यों पिन पॉइंट किया गया है कि भाई उसके अंदर इनफाइनाइट सोल है? इनफाइनाइट सोल तो हमारे अंदर भी या कोई भी दूसरे जीव के अंदर भी तो है, अलग अलग रूप में। देखिए, पहली बात तो वही डिस्कशन अपना जेएस के अंदर चला भी था इस बात को लेकर के। पहली बात ये है कि आप कोई एक इंद्रिय जीव नहीं है, पहली बात, ठीक है ना? आप एक इंद्रिय कैटेगरी में नहीं आते हो। नहीं। दूसरा, आप त्रस की कैटेगरी में आते हो, आप स्थावर भी नहीं हो, ठीक है? सूक्ष्म जीवों का जहां तक प्रश्न है और साधारण जो निगोद जीवों का जहां तक प्रश्न है, वो कहा जाता है कि वो साधारण शास्त्र का कहना है कि निगोद जीव का संबंध साधारण वनस्पति से है, ठीक है ना? तो श्वेतांबर परंपरा की ये मान्यता बिल्कुल नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर अनंत निगोद, और ये बात सही है कि निगोद के जीव संपूर्ण विश्व में है, तो संपूर्ण विश्व में तो आपकी बॉडी भी है, उसमें भी उनकी प्रेजेंस हो सकती है, पर वो अपने नियम के अनुसार चलते हैं, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं। वो जैसे बाहर की यूनिवर्स के अंदर है, आपकी बॉडी से बाहर भी है, वैसे आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बट उनका अपना तरीका है जीने का, अपना उनके अपने नेचर के रूल्स और रेगुलेशन से उसके आपकी बॉडी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और वो उनकी अगर प्रेजेंस है तो वो है, वो अपने नेचर के हिसाब से है, ठीक है ना? तो श्वेतांबर परंपरा कभी नहीं मानती है कि ये त्रस बॉडी के अंदर अनंत निगोद के जीव हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है भी तो वो फिर वो जिस तरह से संपूर्ण लोक में वो सूक्ष्म रूप में व्याप्त है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी उनकी प्रेजेंस हो सकती है, तो उस रूप में भले आप मान सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पूरी बॉडी आपके जीव ने ही क्रिएट की है और उसका आप ही से संबंध है, और किसी जीव के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरे जीव अपने तरीके से अगर कोई जन्म लेते हैं बॉडी में, मान लीजिए कभी कभी कृमि हो जाती है, कुछ और किसी के शरीर में कोई और जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो एक कोई बाय मिस्टेक कुछ खा लिया है, उससे वो जीव वहां पर उत्पन्न हो गया है, सो दैट इज अनदर थिंग। ओके, वो आपकी बॉडी का पार्ट उस रूप में नहीं है कुछ भी, वो उसका अपना जीवन है और उसके अपने कर्म है, और उसकी उत्पत्ति आपके शरीर के किसी पार्ट में हो गई, वो एक अलग इच्छा है जो बाहर में भी होती है तो अंदर में भी हो सकती है, सपोज किसी के कोई कारण से, बट उसका आपकी मूल बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। आपके कर्म अपने हैं, अपना शरीर आपने बनाया है, नाम कर्म के योग से आपने शरीर का निर्माण किया है, और सारा बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू, हर बोन्स आप ही का क्रिएशन है और आप ही की बॉडी का पार्ट है, उसका अन्य जीवों से कोई रिलेशन नहीं। शमनी जी, ये जो बात अभी आपने कही, मतलब this seems to be a very huge exception in the rule. I mean, prima facie ऐसा लगता है कि एक नियम के अंदर एक बहुत बड़ा, एक बड़ा विचित्र टाइप का एक अपवाद एक आ गया है। मतलब इसके ऊपर कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं कोई लिटरेचर में कहीं कुछ है कि भाई क्यों ये, जैसे मनुष्य के अंदर असंख्य जीव है, माइक्रोब्स, या तो जो कारण अभी आपने समझाया उसकी विस्तार से कहीं और कोई जानकारी कहीं कुछ है? ये आपको
देखिए स्थानांक सूत्र में जीवों के शरीर के बारे में चर्चा जहां भी आई है तो कहा कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति का अपना शरीर, फिजिकल जो रूप है वो डिफरेंट है, जो त्रस बॉडी से डिफरेंट है। और त्रस के जीव जो होते हैं 2 इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय तक के, तो त्रस जीवों में भी कहा जाता है कि 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जो प्राणी हैं उनकी बॉडी में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड होता है, बोन्स होता है और फ्लैश होता है, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स होते हैं। किंतु 5 इंद्रिय वाले जो बॉडी है उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और शास्त्र की भाषा में 5 होते हैं, शिरा और धमनिया 2 और ऐड हो जाते हैं, नर्व्स जो है वो ऐड हो जाती है। सो ये सारे त्रस, ये 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की जो बॉडीज है ये त्रस कहलाती है। और इसी इन बॉडी को खाने का मतलब ही है नॉनवेज खाना। प्लांट्स और ये 5 स्थावर जो है ये नॉनवेज नहीं है, नॉनवेज वहां से स्टार्ट होता है जब से बॉडी में आपके ब्लड, बोन्स और फ्लैश आना शुरू होता है। सो में से ये त्रस बॉडी के अंदर ही क्रिएट होती हैं, ये चीजें, ये धातुएं त्रस बॉडी से संबंध रखती है और ये त्रस बॉडी का पार्ट है, न कि स्थावर का पार्ट है। इसलिए स्थावर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तक नॉनवेज नहीं है, नॉनवेज 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की बॉडी का ही से संबंध है। तो ये आपको स्थानांक सूत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो और सबसे एक लास्ट ब्लड बॉन्स वगैरह ये सब कुछ जो बना हुआ है ये त्रसजीवों का बनाया हुआ है, त्रसजीवों की बॉडी का पार्ट है, इसका कोई स्थावर से संबंध नहीं है, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों से कोई संबंध नहीं है। ओके, और एक शमनी जी सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि ये साधारण वनस्पति काय उसको निगोद भी कहते हैं। यस, मतलब एक इवोल्यूशन की जो शुरुआत है सोल के इवोल्यूशन की, जो निगोद से स्टार्ट होकर के एक जब वो सिद्ध आत्मा बन जाता है तब तक पूरी उसकी जो जर्नी है, इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक सोल की जो बिगिनिंग है वो वनस्पति काय से ही होगी। इसलिए तो मैंने शुरुआत में एक बात आपसे कही कि स्थावर और सूक्ष्म ये 2 कैटेगरी, सॉरी त्रस और स्थावर ये 2 कैटेगरीज भी सृष्टि में हमेशा से है। तो ये कहना कि सभी जीव निगोद से निकल करके सिद्धावस्था तक पहुंच रहे हैं, ये भी रिलेटिव स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट सेंस में इसको भी नहीं लेना चाहिए। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जरूरी नहीं है निगोद की अवस्था में रहे, वो त्रसी थे, वो त्रसी थे। शुरुआत ही उसकी वहां से हुई है। आप ये सोचिए, आपको भी थोड़ा लॉजिकली सोचना जरूरी है कि अगर सारी सृष्टि में एक इंद्रिय या निगोद के ही जीव थे तो ये 2 इंद्रिय जीव कहाँ से आ गए, 3 इंद्रिय जीव कहाँ से आ गए, 4 इंद्रिय जीव कहाँ से आ गए, उस एक का डेवलपमेंट फर्दर 2 में तो नहीं हो सकता है। वो उस जीव से तो वो जीव नहीं निकल सकता है, उसका सीड तो वो नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं 5 इंद्रिय जीव पहले से थे, तभी 5 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो रहे हैं। आज भी कोई सूक्ष्म जीवों से कोई बड़ा जीव पैदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। सो आप ये सोचिए, सीड के रूप में पहले से त्रस जीव भी हैं इस सृष्टि में। इसलिए ये कहना कि 10 लाख वर्ष के बाद में मनुष्य बना या 60 लाख वर्ष के बाद में, that is not the theory accepted in Jainism. मतलब डार्विनियन इवोल्यूशन जो है वो नहीं मानते। हाँ, सीड रूप में ये चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तभी आप उससे आ रहे हो, अदरवाइज आपकी योनि निगोद थोड़ी हो सकती है पंचेंद्री की, और पंचेंद्री फिर निगोद में भी जा सकता है। आप ये सोचिए, पंचेंद्री फर्दर डाउन फॉल करे तो वो निगोद में पहुंच जाता है, ठीक है ना। सो इसलिए सीड रूप में आपको सभी चीजों को मानना पड़ेगा, पहले मुर्गी फिर अंडा, पहले अंडा फिर मुर्गी, ये कुछ कभी होना ही नहीं है। सो भगवान महावीर ने इसीलिए कहा कि 2 वेते सासया भावा अणानुपुव्वी ऐसा रोहा। इस संसार में इन सब जीवों की उपस्थिति हमेशा से है, कौन पहले कौन पीछे ये नियम आप बना ही नहीं सकते हो, ये सदा से शाश्वत है। पहले पीछे का नियम लागू ही नहीं होता इन पर। क्लियर? इसलिए श्वेतांबर शास्त्रों को भी पूरा अध्ययन करो, वो प्राचीन शास्त्र है, प्रमाण है आपके पास में, लॉजिकल उसका आंसर है सब चीजों का आपके पास में। ठीक है, धन्यवाद शम्मी जी। पोखरा जी आपका क्वेश्चन। हाँ शम्मी जी, वापस आए 2-3 क्वेश्चन दिमाग में। तो एक तो ये बहुत क्लियर है
कि जो अपना जो ये सिद्धांत है वो डार्विन जो का प्रिंसिपल है उससे बिल्कुल भिन्न है, मतलब बिल्कुल। स्पष्ट लग रहा है। तो हमको इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऐसी प्लान करनी चाहिए कि जिससे अपन क्लियरली साइंटिफिक कम्युनिटी को बता सके कि भाई डार्विन प्रिंसिपल के अलावा ये पॉसिबिलिटी है और ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से प्रूव की जा सकती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमको नंबर 1। हाँ, नंबर टू ये कि जो आपने नंबर बताया ये 7 लाख वगैरह, ये आपने कहा कि 5 जो कलर हैं या 5 वो हैं उससे कारण आता है। तो वो टोपोलॉजी के हिसाब से ये क्या थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, मतलब थ्योरेटिकली, यस। ठीक है। लेकिन जैसे इसको पृथ्वी का कहते हैं मान लो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसलिए हो सकता है कि इनमें से बहुत से मून पे मिले, सन पे मिले, दूसरे प्लेनेट्स पे मिले, मतलब नाम चाहे पृथ्वी का है उसका, लेकिन वो मतलब वहां भी मिल सकते हैं, मतलब दूसरे प्लेनेट्स में या दूसरे स्टार्स में भी मिल सकते हैं, मतलब तो अपने जो केवलियों ने देखा वो पूरे ब्रह्मांड को देखा, मतलब जैसे उसके हिसाब से ये जो नंबर है ये टोटल है। कोई कहे कि अर्थ में मान लो कोई काउंट करे पृथ्वी के ऊपर, सपोज कोई थ्योरेटिकली काउंट करे, जरूरी नहीं है कि वो नंबर आएगा, नॉट नेसेसरी, क्योंकि बहुत से दूसरे प्लेनेट्स को हो सकते हैं, मतलब। और तीसरा मतलब ये है मेरा कि अभी साइंस जो मानती है कि डीएनए आरएनए जरूरी है, जैसे मान लो लाइफ के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ना डीएनए है ना आरएनए है निगोद के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल, या जो दूसरे जीव है मान लो जो एक केंद्रीय है, मेरे को डाउट है कि उसमें डीएनए आरएनए होता होगा, मतलब तो इसलिए ओके चलिए, हाँ सॉरी, गो ऑन आप बोलिए। इसलिए हमको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पहले जो साइंस में लाइफ की परिभाषा है और जैन धर्म में जो लाइफ की परिभाषा है वो बिल्कुल अलग हो सकती है, काफी डिफरेंस है उन दोनों के अंदर। तो क्या आइडेंटिटी है, क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर, मतलब एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल आपके सही पॉइंट है। सो आपने पहले कहा कि हमें जो है उसको वो क्या आपने वर्ड यूज किया मुझे मालूम नहीं। सो यस, अपने को एक्सपेरिमेंटली इसको जो भी स्टैब्लिश करने का आपका जो भी तरीका है, मेथड, सही मेथड जिससे आप ये चीजें, ये फैक्ट्स जो है प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली, सो दैट इज ऑलवेज वेलकम। और यही तो हमारा पर्पस है डिस्कशन करने का, शास्त्र आप सब लोगों के सामने, जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों के सामने डिस्कस। तो ये भेद योनि के हिसाब से है या उनका क्लासिफिकेशन और कोई हिसाब से है कि लाल मिट्टी में एक प्रकार के जीव पैदा होंगे, सब एक इंद्रिय हैं वैसे तो, और या पीली मिट्टी में अलग प्रकार के होंगे, इस प्रकार उनका ये जीवों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है या उनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे उनके अनुसार किया गया? एक छोटा प्रश्न था मेरा। ओके, सो ये मतलब एक तरह से उनकी फिजिकल बॉडी का कलर कैसा होगा। सपोज मैं जो है रेड कलर की दिखती हूँ, कोई व्हाइट कलर का दिखता है, तो कलर का डिफरेंस है ना बॉडी का। जीव तो मैं भी पंचेंद्रिय, वो भी पंचेंद्रिय है, ठीक है ना, बट बॉडी कलर का डिफरेंस के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया, कलर के डिफरेंस के आधार। नहीं, तो ऐसा प्रश्न ये था कि ये अलग अलग प्रकार की योनियां बनती है, ये डिफरेंट पृथ्वी काई की जो आपने क्लासिफिकेशन बनाया, या सब में सब प्रकार की योनियां होती हैं और खाली ये क्लासिफिकेशन जीव पर आधारित है या नहीं है, ये प्रश्न था। ये मतलब योनि के आधार पर है, योनि के आधार पर है कि अलग अलग प्रकार की योनियां होती है। तो मान लीजिए पीली मिट्टी एक प्रकार की योनि है, काली मिट्टी एक प्रकार की योनि है, तो उनके जीव जो है काले कलर के ही होंगे, उसके जीव पीले कलर के ही होंगे। कलर प्रॉपर्टी के आधार पर योनि का भी डिफरेंशिएशन हो गया है, अलग अलग जैसे योनि। आपने 7 लाख बताया ना, हाँ, तो ये 7 लाख प्रत्येक ये जो आपने डिवीजन किया है क्लासिफिकेशन, इसमें 7 लाख होते हैं या टोटल मिला के होते हैं और सब में अलग अलग होते हैं? यूं आप मेरा प्रश्न देखिए
आप कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी प्रकार की पृथ्वियां बताई गई है ना, जो उसमें जो विशेष रूप से हम सूक्ष्म को छोड़े तो बादर पृथ्वी की बात कर रहे हैं। जी तो बादर पृथ्वी में जो 7 लाख प्रकार बताए गए हैं, वो उसका कारण यही है कि कलर का डिफरेंस है उनमें, बॉडी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है, और स्मेल जो बॉडी से जुड़ी हुई होती है, उसके स्मेल में किसी की स्मेल कैसी है, किसी की कैसी है, तो उसके आधार पर तो यही कारण बन रहे हैं, या तो कलर, या उसके बॉडी स्ट्रक्चर, या उनकी स्मेल, या उनकी बॉडी की जो टच है, कुछ रफ है, कुछ स्मूथ है किसी की बॉडी। तो ये टच के आधार पर तो यही मूल कारण बन रहे हैं ना उनकी डिफरेंसेस के, और ये योनियों के प्रकार बन जाते हैं फिर उसके आधार। हाँ, योनि, ठीक है। हाँ, ठीक है। शेषा जी, अब समाप्त किया जाए। नहीं, एक क्वेश्चन है हरेन वोरा जी का, हाँ। वो ले लेते हैं, उसके बाद अपने ये सेशन को समाप्त कर सकते हैं। जी हरेन वोरा जी, आप आपका माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। उनका क्वेश्चन समोचिम जीवों के बारे में है, आप उनको अच्छे से बता सकते हो। हाँ, हरेन वोरा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ, यस। जब भी आप बोलते हैं कि जूठा, सब लोग कोई खाना जूठा रह गया तो कुछ थोड़ी देर के बाद उसमें समुचित जीव, पंचेंद्र जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये समुचित पंचेंद्र जीव है क्या एक्चुअली? डू हैव देयर सम फिजिकल, कैन इट बी सीन और नॉट? ओके, सो अगर आपने भोजन किया, आपके हाथ ही उस भोजन को लगते हैं ना? जी। आप भोजन कर रहे हो तो आपके हाथ लग रहे हैं ना उस पर, जी, और आपके हाथ निरंतर पर्सपिरेशन होता रहता है। जी। ठीक है ना? तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो भोजन आपकी बॉडी से टच किया, चाहे आपने मुंह से उसको थूका या उसको हाथ से टच किया, तो आपकी बॉडी का पर्सपिरेशन है उस भोजन के साथ मिक्स होता है, और वो भोजन जो है फिर उसमें जीवोत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। वो आप ही ह्यूमन जर्म्स है, ह्यूमन जर्म्स आपकी बॉडी का पार्ट है, मीन्स आप ही की तरह के मनुष्य हैं वो। उसमें वो सेम डीएनए आरएनए है जो आपकी बॉडी में है। और वो जो है केवल मान लीजिए कि आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, 3 पर्याप्तियां बनाता है, और चौथी पर्याप्ति श्वास की, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ही डेवलप करता है, केवल श्वास लेने का सिस्टम डेवलप होता है, उतने में उसकी डेथ हो जाती है। तो वो केवल श्वास ले पाता है, छोड़ते समय उसकी डेथ हो जाती है। तो लेता है और छोड़ के डेथ हो जाती है उसकी इमीडिएटली। हाँ, 3.5 पर्याप्तियां ही पूर्ण करता है वो, 4 पर्याप्तियां पूरी भी नहीं होती उसकी। ठीक है ना? तो इसलिए वो सॉरी, हाँ बोलिए। खाली पसीने से भी होता है कि मतलब कि ओनली सलाइवा अगर लगा है तो ही पसीने के बाद? नहीं, मैंने आपसे बताया कि आप पसीने से भी, सलाइवा से भी, आपके मुंह से अगर गिर गया है कोर, और वो 48 मिनट अगर आउटसाइड रह गया विदाउट मिक्सिंग विद एनी अदर एलिमेंट्स, देन उसमें जर्म्स होना शुरू हो जाएंगे, ह्यूमन जर्म्स होंगे वो। तो सलाइवा हो चाहे कोई भी हो, बॉडी का आपका कोई भी एक सेल भी अगर निकल गया, मान लीजिए कि बॉडी को कहीं हमारी बॉडी में कोई चोट लग गई है, और मांस का थोड़ा सा पार्ट भी अगर बॉडी से अलग हो गया, एक सेल भी आपकी अलग हो गई है, तो भी उसमें भी जर्म्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ह्यूमन जर्म्स ही होंगे वो सारे। सो क्या समृद्धि हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने खून से या एक्सक्रीटा से या सलाइवा से या स्वेट से, किसी भी बॉडी का हो कोई सकता भी है। पार्ट, इवन दो हेयर है ना, हेयर से भी हो जाते हैं। ठीक है ना? नख है, नख से भी हो जाते हैं, पसीने से भी हो जाते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट निकल करके बाहर अलग आता है। सो 48 मिनट के अंदर उसमें जीवोत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, अगर वो डेड नहीं है पूरी तरह से। अगर फिर हम जब कुक करते हैं तो किचन में तो पसीना आता ही है, तो फिर वो तो लगता ही रहता होगा हाथ से। तो कुक करते समय आप क्या कर रहे हो कि अग्नि पर पड़ा हुआ है ना, अगर गर्म है तो वो जीव उत्पन्न नहीं होगा, गर्म है तो। अगर वो ठंडा हो गया है और आपका बॉडी का टच हो गया उसको, तो जीव उत्पन्न होंगे। गर्म है तो उतनी गर्मी है ना, उतनी उष्मा, उसमें वो जीव उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। और इसलिए ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम साधु साध्वियों के लिए। इसलिए बहुत नियम होते हैं
कि आप बॉडी के कोई भी चीज गंदगी, अगर मान लीजिए किसी को रेस्टरूम में भी जाना है तो उसको ध्यान रखना होता है। मूलतः साधु का इसलिए नियम होता है कि वो जंगल ही जाए, वो टॉयलेट का यूज ना करे, क्योंकि टॉयलेट में वो चीज जो है एज इट इज रह जाती है, जिससे कि जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए साधुओं को मनाही की जाती है। परंतु अब वर्तमान की परिस्थितियां बदल गई है, इस वजह से टॉयलेट का यूज हो रहा है, तो साधु को भी उससे दोष लग रहा है और उसको प्रायश्चित लेना पड़ता है उसके लिए, टॉयलेट यूज करने के लिए, क्योंकि जीव की उत्पत्ति तो होगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से साधु साध्वियों के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि हम पानी पीते हैं, हमने ग्लास से मुंह सटाया है तो वो ग्लास को पूरा धो करके, सूखा करके, कपड़े से बिल्कुल सूखा क्लीन करके रखना होता है। अगर हमारी जीभ का टच करके हमने ग्लास को एज इट इज रख दिया तो 48 मिनट्स के अंदर फिर जीवोत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो हमारी अंगुली भी पानी के अंदर टच नहीं होनी चाहिए। हम पानी मटके से लेते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारी अंगुली उस पर ना लगे, ताकि अंदर का जो पानी है उसमें हमारी बॉडी का कोई पार्ट टच न करे। सो ये